जब किसी एलिमेंट के एटम्स या कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में रहता है तो उस स्ट्रक्चर को क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अलग अलग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स तरह तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करता है। जैसे कि पोलोनियम के एटम्स इस पहले क्रिस्टल स्ट्रक्चर के हिसाब से अरेंज्ड होता है, तो आयरन और कॉपर के एटम्स इस दूसरे और तीसरे तरह के स्ट्रक्चर को शो करता है। वैसे तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर और भी बहुत सारे तरीके का हो सकता है, पर आज हम सिर्फ इन 3 स्ट्रक्चर्स पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि हमें सीखना है कि क्रिस्टल में यूनिट सेल किसे कहा जाता है। और उस कॉन्सेप्ट से आगे हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि सबसे कम जगह लेता है, कम जगह पे ज़्यादा एटम पैक कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं पोलोनियम के क्रिस्टल स्ट्रक्चर से। ये बहुत ही सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, तो इसी का एक छोटा सा हिस्सा हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। यहाँ पर सिर्फ 8 एटम्स हैं, 8 स्फीयर्स से रिप्रेजेंटेड 8 एटम्स हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर इन स्फीयर्स के सेंटर्स को जोड़ते हुए हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो हमें यहाँ पर ये तो सामने की तरफ हमने 4 एटम्स के सेंटर को जोड़ दिया और पीछे जो 4 एटम्स है इनके भी सेंटर्स को अगर हम जोड़ दें तो फिर हमें यहाँ पर मिलेगा एक क्यूब। सो इस तरह से हमें एक क्यूब मिलेगा। अब अगर इस क्यूब के अंदर वाले हिस्से को हम देखें, देखिए ये क्यूब जो ड्रॉ किया गया है, इसके जो वर्टिसीज है, ये वर्टिसीज स्फीयर्स के, दैट मीन एटम्स के सेंटर में रिसाइड कर रहा है। तो फिर पूरा का पूरा ये जो 8 एटम्स है, इसका पूरा का पूरा भाग इस स्फीयर के अंदर नहीं आएगा, बल्कि हर एक एटम से, हर एक स्फीयर से कुछ कुछ भाग इस क्यूब के अंदर आएगा। तो यहाँ पर अगर क्यूब के अंदर वाले हिस्से को हम देखें तो यहाँ पर देखें एक एक स्फीयर का एक एक पार्ट हमें यहाँ पर दिखेगा। जैसे कि इस एटम का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है, इस एटम का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है, इस एटम का हिस्सा यहाँ पर, इसका हिस्सा यहाँ पर, उसी तरह से बाकी सारे एटम्स के छोटे छोटे हिस्से यहाँ पर अंदर हमें दिख रहा है। अभी ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो क्यूब है, इस क्यूब का जो बेनिफिट है या फिर इस क्यूब का जो महत्व है, सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि अगर हम इसी क्यूब को हम कॉपी करते जाएं, इसी क्यूब को एक के बाद दूसरा अगर हम लगाते जाएं तो फिर हमें यही वाला क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिस मिलेगा, जो कि पोलोनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से अगर हम कंटिन्यूअसली जोड़ते जाएं तो फिर हमें ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये मिलने वाला है। तो ये जो है ऑब्वियसली ये सबसे छोटा क्यूब होगा या सबसे छोटा स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम अगर कंटिन्यूअसली रिपीट करते जाएं तो फिर हमें ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसे कहा जाता है यूनिट सेल, इसे कहा जाता है यूनिट सेल। और चूंकि यहाँ पर ये जो यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल, इसका जो शेप है ये क्यूब जैसा है, तो इसे क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। और साथ ही साथ ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये बहुत ही सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है या फिर इसे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। प्रिमिटिव, बहुत ही सिंपल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम आगे चल के जो कॉपर का स्ट्रक्चर है, ये कॉपर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, अगर इसके लिए हम यूनिट सेल बनाना चाहें तो फिर देखें यहाँ से अगर इसके सेंटर को इसके सेंटर के साथ जोड़ दें, जो सबसे बाहर की तरफ जो एटम्स है उनके सेंटर्स को अगर जोड़ दे, यहाँ पर इस क्रिस्टल का एक छोटा सा हिस्सा हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, और इस तरह से अगर हम इनके भी सेंटर्स को जोड़ दे, जो पीछे की तरफ एटम्स है उनके सेंटर्स को अगर जोड़ दे तो फिर हमें यहाँ पर फिर से एक क्यूब मिलेगा, इस तरह का एक क्यूब मिलेगा। इस क्यूब को अगर हम यहाँ पर उसके अंदर वाले हिस्से को अगर हम देखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। यहाँ से आप देखें
कि ये वाला जो एटम है उसका एक हिस्सा यहाँ पर है, ये वाला जो एटम है उसका एक हिस्सा यहाँ पर है, ये वाला जो एटम है उसका एक हिस्सा यहाँ पर है, ये वाला एटम जो है इसका छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है। सिमिलरली इस वाले एटम का हिस्सा हमें इस जगह पे दिख रहा कॉर्नर में, इसका हिस्सा हमें इस कॉर्नर में, इसका हिस्सा हमें इस कॉर्नर में दिख रहा, और साथ ही साथ यहाँ पर ऊपर जो ये एटम दिख रहा है, ये जो सरफेस है, क्यूब का जो सरफेस है, इसे आधा आधा तोड़ेगा और यहाँ पर हमें वो आधा सा हिस्सा हमें दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो एटम है इसे भी ये वाला जो सरफेस होगा, ये वाला सरफेस इसे आधा तोड़ेगा। इस तरह से हमें और भी बाकी जो स्फेयर्स है उनका आधा आधा हिस्सा हमें दिखेगा, जैसे कि एक हिस्सा यहाँ पर है जो कि ये वाला एटम है। उसी तरह से नीचे भी एक एटम का आधा हिस्सा होगा, बाईं तरफ जो हमें दिख नहीं रहा है इस फेस में, जो पीछे की तरफ है, बाईं तरफ है, वहाँ पर भी एक आधा हिस्सा होगा, पीछे की तरफ भी एक आधा हिस्सा होगा। यहाँ पर अगर हम इसे रिपीट करते जाएं तो भी हमें ये वाला क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं इसे। सो यहाँ पर अगर हम इसे रिपीट करते हैं, इसी को कॉपी करके अगर हम इस तरह से एक के बाद दूसरा पेस्ट करते जाएं तो फिर हमें यही वाला क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा। इसी को कॉपी कर लेते हैं और ये जो कॉपर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसे भी हम यूनिट सेल ही कहेंगे। सो ये भी यूनिट सेल है और साथ ही साथ आप देखें इसका शेप अगर देखें तो ये क्यूब है, तो ये भी क्यूबिक यूनिट सेल है। और यहाँ पर ख़ास बात ये है कि पिछले केस में हमने देखा था कि सिर्फ कॉर्नर में एटम्स का या स्फेयर्स का हिस्सा है। यहाँ पर कॉर्नर में तो है ही, साथ ही साथ हर एक फेस में, यहाँ पर जैसे एक फेस हो गया, दाहिनी तरफ एक फेस है, ऊपर एक फेस है, नीचे बाईं तरफ और पीछे एक एक फेसेस है। तो यहाँ पर ये जो फेसेस है इनके सेंटर में हमें एटम का हिस्सा दिख रहा है, इसीलिए इसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। सिमिलरली अगर हम आयरन का केस को कंसीडर करें तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ अगर करें, इस तरह से जो बाहर की तरफ जो एटम्स है उनके सेंटर्स को अगर हम जोड़ दें तो फिर हमें फिर से एक क्यूब मिलेगा। इस तरह से हमें एक क्यूब मिलेगा। ठीक तरह से मैं ड्रॉ नहीं कर पाया, होगा ये क्यूब। तो यहाँ पर इस क्यूब के अंदर वाले हिस्से को अगर हम देखें तो फिर यहाँ पर हमें कुछ ऐसा दिखेगा। कॉर्नर में हमें एटम्स का छोटा छोटा हिस्सा दिखेगा और इसके बीचों बीच, इस पूरे क्यूब के बीचों बीच हमें यहाँ पर एक स्फेयर दिखेगा। दैट मीन एक एटम यहाँ पर रिसाइड करेगा। इसका भी वही खास बात है कि अगर हम इसी चीज़ को रिपीट करें तो फिर हमें ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिस मिलेगा। ये वाला आयरन वाला क्रिस्टल लैटिस मिलेगा। इस तरह से हम अगर एक के बाद दूसरा लगातार अगर हम इस तरह से रखते जाएं तो फिर हमें इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, आयरन का क्रिस्टल लैटिस हमें मिलेगा। तो यहाँ पर ये भी, इसे भी हम यूनिट सेल ही कहेंगे। तो ये भी यूनिट सेल हुआ, ये भी यूनिट सेल हुआ। साथ ही साथ इसका जो शेप आप देखेंगे यूनिट सेल का, ये क्यूब है। सो ये भी क्यूबिक यूनिट सेल है। इसकी खास बात ये है, कॉर्नर्स में तो एटम का हिस्सा है ही, छोटा छोटा हिस्सा है ही। इसके पूरे बॉडी के, इस यूनिट सेल के पूरे बॉडी के सेंटर में एक एटम है, तो इसीलिए इसे बॉडी सेंटर्ड कहा जाता है। ये हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इनमें से ये जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, या फिर कहें ये जो आयरन का क्रिस्टल लैटिस हो गया, या फिर कॉपर का क्रिस्टल लैटिस हो गया, या फिर कहें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो हो गया, और साथ ही साथ ये जो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, इनमें पैकिंग एफिशिएंसी, दैट मीन कितना एफिशिएंटली ये एटम को पैक कर रहा है, ये जो क्रिस्टल लैटिस है ये कितना एफिशिएंटली एटम को पैक कर रहा है, ये हम पता कर सकते हैं, बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। अब देखिए हम पैकिंग एफिशिएंसी से क्या समझेंगे। सबसे पहले तो ये देखें कि पैकिंग एफिशिएंसी जो है, पैकिंग एफिशिएंसी इसका मतलब क्या होगा, कितना
एफिशिएंटली ये पैक कर रहा है, एटम्स को पैक कर रहा है। मतलब जितना ज़्यादा एटम का हिस्सा होगा इस यूनिट सेल के अंदर, उतना ज़्यादा इसका पैकिंग एफिशिएंसी होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान ले ये जो क्यूब है, ये यूनिट सेल जो है, ये यूनिट सेल 6 यूनिट्स का है। 6 यूनिट, यहाँ यूनिट मतलब वॉल्यूम है, 6 यूनिट वॉल्यूम का ये यूनिट सेल है। इसमें से मान ले कि जो अंदर एटम है, ये अंदर एटम जो है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि ये अंदर एटम का जो हिस्सा है इसका वॉल्यूम 3 यूनिट का है। तो आप देखें क्यूबिक सेल के अंदर जो जिसका कि वॉल्यूम 6 यूनिट का है, उसके अंदर 3 यूनिट्स का एटम का हिस्सा है। तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि इस यूनिट सेल का आधा भाग जो है, आधा भाग एटम से भरा हुआ है, तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी आधा होगा। उसी तरह से मान ले ये अगर 2 यूनिट का होता, 2 यूनिट का, तो हम कहते कि इसका पैकिंग एफिशिएंसी 1/3 है। तो यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 3 भाग या 3 यूनिट का इसका एटम का हिस्सा यहाँ पर भरा हुआ था, उस समय हम हाफ क्यों कह रहे थे? इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए था? इसका फॉर्मूला होना चाहिए था वॉल्यूम ऑफ एटम या पार्ट ऑफ एटम्स, सबको जोड़ दे अगर, एटम का कितना हिस्सा इसके अंदर है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इनसाइड यूनिट सेल के अंदर कितना वॉल्यूम है एटम का या एटम के हिस्सों का, डिवाइडेड बाय यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है। सो इसका फॉर्मूला ये होना चाहिए। अब देखिए एटम का जो वॉल्यूम है ये हम कैसे पता करते हैं? एटम का वॉल्यूम हम पता करते हैं अगर हमें एटम का रेडियस पता हो। लेट्स से कि यहाँ पर इस एटम का जो रेडियस है ये है, रेडियस है r, तो इसका जो वॉल्यूम है हम बड़े आसानी से ये पता कर सकते हैं। हमें पता है कि एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब्ड। यहाँ पर हमें ये भी पता करना होगा कि ये जो छोटा छोटा हिस्सा है, ये छोटा छोटा हिस्सा एटम का कितना भाग होगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ हम ड्रॉ कर लेते हैं कि एक स्फीयर को, इस केस में देखें जब हम सेंटर्स को जोड़ रहे हैं, तो एक स्फीयर को, ये वाला स्फीयर अगर इसी को हम कंसीडर करें तो इसे 3 बार काटा जा रहा है। एक तो ऊपर वाला ये जो क्यूब का जो सरफेस है ये इसे 1 बार काट रहा है, जो कि यहाँ पर वो रिप्रेजेंटेड है, इस जगह पे वो रिप्रेजेंटेड है, इस तरह से काट रहा है। फिर ये वाला जो फेस है ठीक बीचों बीच से आधा आधा काट रहा है। इसे कहाँ से काट रहा है? अगर इस वाले फेस की बात करें तो ये वाला फेस जो है इस तरह से इस स्फीयर को काट रहा है। और अगर हम इस सामने वाले फेस को कंसीडर करें तो ये सामने वाला जो फेस है, ये सामने वाला फेस भी एक एक एटम को आधा आधा काट रहा, वो यहाँ से रिप्रेजेंटेड है, इस तरह से काट रहा है। तो यहाँ पर गौर करें, एक जो छोटा हिस्सा बचेगा, ये वाला छोटा हिस्सा जो बचेगा, या फिर कहें ये वाला छोटा हिस्सा जो बचेगा, या फिर कहें ये वाला, या फिर ये वाला, हर एक हिस्सा जो है ये 1/3 ऑफ एन एटम होगा। इसका वॉल्यूम माफ कीजिएगा, 1/8 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन एटम होगा, क्योंकि एक बार काटने से आधा हुआ, दूसरी बार जब काटा जा रहा तो 1/4 हो गया, उसका भी आधा हो गया, तीसरी बार जब काटा जा रहा तो उसका भी आधा हो गया, 1/8। मतलब एक एटम का जो वॉल्यूम है उसका 1/8 वॉल्यूम है एक एक कॉर्नर में। और अगर यहाँ पर देखें कि टोटल एटम का कितना हिस्सा है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, तो फिर हम क्या पाएंगे? देखिए नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, इस यूनिट सेल के अंदर कितना एटम्स हैं, तो आप देखिए यहाँ पर 8 कॉर्नर्स हैं।
हर एक कॉर्नर में, जैसे कि हमने बात किया था कि 1/8 ऑफ एन एटम का वॉल्यूम है, 1/8 ऑफ एन एटम। इसका मतलब अगर हम टोटल देखें तो इस यूनिट सेल के अंदर एक एटम का इक्विवेलेंट वॉल्यूम है। तो फिर इसके अंदर, इस यूनिट सेल के अंदर वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड दिस यूनिट सेल, इस यूनिट सेल के अंदर कितना वॉल्यूम का एटम है, ये अगर हम पता करें तो हम कह सकते हैं कि एक एटम है यहाँ पर, और हर एक एटम के अंदर जो वॉल्यूम है, हर एक एटम का जो वॉल्यूम है विच इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। तो इतना एटम का वॉल्यूम है यूनिट सेल के अंदर। और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है? यूनिट सेल का वॉल्यूम, लेट अस से ये जो ए है, ए इसका साइड हो गया, यहाँ पर हर एक साइड जो है, हर एक साइड ए है, इसका मेज़रमेंट ए है। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं ए क्यूब, इसका जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम होगा ए क्यूब। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में आर रिसाइड कर रहा है, डिनोमिनेटर में ए रिसाइड कर रहा है। इन दोनों के बीच एक रिलेशन अगर हम पता करें तो ये जो वेरिएबल है ये कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पर आप गौर से देखें कि अगर हम इस पॉइंट से, जो कि इस एटम का सेंटर होगा, इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचे तो ये r डिस्टेंस होगा क्योंकि इसका रेडियस r है। फिर यहाँ से यहाँ तक अगर पहुँचे तो फिर से r होगा, दैट मीन ट्वाइस ऑफ r हो गया ये वाला डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू a। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ r इज़ इक्वल टू a। तो यहाँ पर a के जगह ट्वाइस ऑफ r अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें तो फिर हम कहेंगे, न्यूमरेटर को लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब, और a के जगह पे ट्वाइस ऑफ r, तो a के जगह पे 2r का होल क्यूब, क्योंकि a का क्यूब था। सो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और r क्यूब। तो यहाँ से r क्यूब हम कैंसिल कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 एंड दैट इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। पाई डिवाइडेड बाय 6 अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो ये 0.524 के आसपास होता है। आप कैलकुलेट करके देख ले, पाई के जगह पे 3.1415 और उसे 6 से डिवाइड करके देख ले, नियरली इट इज़ इक्वल टू 0.524। इसका मतलब एक यूनिट सेल का एक में से 0.524 भाग भरा हुआ है। अब अगर इसे परसेंटेज में हम रिप्रेजेंट करें, एक में से इतना भाग भरा हुआ है तो 100 में से कितना भाग भरा हुआ होगा? ऑब्वियसली इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 52.4 अब की बार हम कहेंगे परसेंट, इतना परसेंट एटम से भरा हुआ है। तो इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी है इस यूनिट सेल का, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल का जो पैकिंग एफिशिएंसी है, ये होता है 52.4%। इसी तरह से अगर हम आगे का भी पैकिंग एफिशिएंसी और नंबर ऑफ यूनिट सेल पता करें, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी पता करने के लिए नंबर ऑफ यूनिट सेल पता करना होगा सबसे पहले। अगर बाकियों के लिए भी, इस केस में जो है, इसके लिए भी हम वही चीज़ पता करें, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल और उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी। सबसे पहले तो हम पता कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। कैसे पता करेंगे? यहाँ पर देखिए 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स जो है, हर एक कॉर्नर में 1/8 ऑफ एन एटम है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 1/8 ऑफ एन एटम। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए 6 फेसेस है, एक तो ऊपर, एक सामने, एक नीचे, एक पीछे, एक दाहिने और बाएं। सो हर एक फेस में आधा आधा एटम है, तो 6 फेसेस है, हर एक फेस में आधा आधा एटम है। सो हाफ ऑफ एन एटम, हाफ ऑफ एन एटम, यहाँ पर भी मैं इसे हटा देता हूँ। सो 8 कॉर्नर में 1/8 ऑफ एन एटम और 6 कॉर्नर्स, 6 फेसेस में हाफ ऑफ एटम। सो यहाँ पर कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6 इंटू हाफ, या 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 3। सो दैट इज़ इक्वल टू 4 एटम्स
सो इस यूनिट सेल के अंदर 4 एटम का इक्विवेलेंट पार्ट है। सो इसका पैकिंग एफिशिएंसी उसी तरह से हम पता करेंगे। सबसे पहले तो जो एटम का हिस्सा है इस यूनिट सेल के अंदर 4 एटम है और हर एक एटम का वॉल्यूम होगा 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल का वॉल्यूम। सो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये लिख दूँ कि इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है दैट रेडियस इज इक्वल टू आर, और साथ ही साथ ये जो क्यूब है इस क्यूब का हर एक साइड जो है ए के बराबर है। तो यहाँ पर जो क्यूब का वॉल्यूम होगा विच इज़ ए क्यूब, तो यहाँ पर भी हम आर और ए जो है इनके बीच का रिलेशन पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस कॉर्नर से अगर हम इस कॉर्नर तक जोड़ दें, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में यहाँ ये जो एटम है ये कांटेक्ट में रहता है इस वाले एटम के साथ और वो कांटेक्ट में रहता है इस वाले एटम के साथ। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह के इस फेस के डायगोनल को इस तरह से जोड़ दें या डायगोनल बना ले इस फेस का, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए यहाँ से यहाँ पहुँचे तो आर, फिर आगे पूरा एटम को क्रॉस कर रहे हैं, डायमीटर है ये विच इज़ ट्वाइस ऑफ आर, फिर से यहाँ इसका रेडियस, इस छोटे से हिस्से का एटम के हिस्से का ये जो रेडियस है आर। सो आर प्लस ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर, सो ये जो लेंथ हो गया ये लेंथ हो गया 4r। और यहाँ पर आप गौर से देखें, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इसका जो साइड है ये साइड a लेंथ का है, तो यहाँ से a और यहाँ से यहाँ तक a, दोनों a, ये भी a और ये भी a। तो यहाँ पर देखिए ये राइट एंगल बनेगा क्योंकि ये क्यूब है। तो फिर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें तो हमें मिलेगा ये जो डायगोनल है दैट डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देख ले, जिसका बेस ए है और जिसका हाइट ए है तो उसका डायगोनल जो होगा या फिर जो हाइपोटेन्यूज कहेंगे हम इस राइट ट्राइंगल का, ये जो हाइपोटेन्यूज होगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए के बराबर होगा। तो यहाँ से ये क्लियर है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए इज इक्वल टू 4r। तो फिर हम कह सकते हैं कि a जो है दैट a इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई रूट 2r। इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम 4 को 2 इंटू 2 कहें और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है एक 2 को काटेगा और वहाँ पर बचेगा रूट 2, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 के जगह उस 2 को ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 काट के स्क्वायर रूट ऑफ 2 बना रहा है और r। सो ये a और r के बीच का रिलेशन होगा। तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 इंटू 4 और ये डिनोमिनेटर वाला 3 यहाँ पर लिख लेते हैं इंटू पाई इंटू आर क्यूब, और यहाँ पर a क्यूब के जगह पे ये वाला जो वैल्यू है इसका क्यूब। सो दैट इज इक्वल टू 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और रूट 2 का जो क्यूब होगा ये होगा 2 रूट 2, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, इंटू रूट 2 ये हो जाएगा 2 इंटू रूट 2। सो 2 इंटू रूट 2 इतना आर क्यूब, ये जो आर है इसका भी क्यूब होगा। अब देखिए यहाँ से आर क्यूब और आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और 4 इंटू 4 इज 16, 8 इंटू 2 इज 16, तो ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? सो दैट इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 3 रूट 2, सो 3 इंटू रूट 2। आप कैलकुलेट करके देखें, ये नियरली 0.74 के आसपास होगा। तो हम कहेंगे ये जो यूनिट सेल है इस यूनिट सेल का एक में से 0.74 भाग जो है ये एटम से भरा हुआ है। इसी को अगर हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। एक में से अगर इतना भाग भरा हुआ होगा तो 100 में से कितना भाग भरा हुआ होगा, सो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 74। 100 में 74 भाग भरा हुआ है, इसी को 74% कहा जाता है। सिमिलरली अगर हम अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आते हैं तो सबसे पहले पिछले केस की तरह ही सबसे पहले हम
पता कर लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो कैसे पता करेंगे, देखिए 8 कॉर्नर्स में 1/8 ऑफ एन एटम, और साथ ही साथ यहाँ पर सेंटर में एक एटम, पूरा एटम है सेंटर में। तो इसे कैलकुलेट करें तो हम पाएंगे 2 एटम्स। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 2 एटम के इक्विवेलेंट यहाँ पर कंटेंट होता है। सो पैकिंग एफिशिएंसी जब हम पता करेंगे तो हम कहेंगे 2 एटम्स है और हर एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब यहाँ पर भी जो रेडियस हम मान रहे हैं दैट रेडियस इज इक्वल टू आर, और साथ ही साथ यहाँ पर डिनोमिनेटर में होगा ये जो इसका साइड है, लेट अस से इसका जो साइड है इस क्यूब का हर एक साइड जो है ये a के बराबर है, तो ये हो जाएगा a क्यूब, डिनोमिनेटर में a क्यूब। इस केस में भी r और a के बीच का रिलेशन हमें पता करना होगा। चलिए इसके लिए हम इस क्यूब को ड्रॉ कर लेते हैं। सो इस क्यूब को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और फिर हम देखेंगे कि कैसे इनके बीच का रिलेशन को हम पता करेंगे। सो इस तरह से हमने यहाँ पर क्यूब को ड्रॉ कर लिया। अब जोड़ देते हैं, इन वर्टिसीज़ को जोड़ देते हैं या कॉर्नर्स को हम जोड़ देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कि ये वाला जो एटम है, कॉर्नर का जो एटम है, ये वाला एटम ये कांटेक्ट में होगा ये सेंटर वाले एटम के साथ, वो कांटेक्ट में होगा इस वाले एटम के साथ, अपोजिट कॉर्नर वाले एटम के साथ। इसका मतलब अगर हम इस कॉर्नर से बिल्कुल इस कॉर्नर तक जोड़े, इस वर्टेक्स तक अगर जोड़े तो फिर हमें 4r का डिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक r, फिर पूरा एटम हम क्रॉस कर रहे हैं तो 2r, और फिर यहाँ से आगे फिर से r, तो 4r का डिस्टेंस हमें यहाँ पर मिलेगा कॉर्नर, एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर तक। मतलब ये जो पूरा क्यूब है इसका जो डायगोनल है इसका लेंथ होगा 4r। तो यहाँ पर हम उसी चीज़ को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक जो कि 4r है, इसे अब a के टर्म में हमें पता करना है। तो यहाँ पर एक एक साइड अगर a के बराबर हुआ, ये वाला साइड a है, ये वाला साइड a है, तो सबसे पहले वैसे तो हमें पता है कि इसका डायगोनल √3a होता है, फिर भी एक बार यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर इस फेस के इस डायगोनल को अगर देखें तो फिर हम पाएंगे ये जो है ये √2a के बराबर होगा, √2a। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसी डायगोनल को या फिर कहें इसी पूरा के पूरे फेस को, इस नीचे वाले फेस को अगर हम ऊपर से देखते हैं तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। यहाँ से ये वाला डायगोनल जिसे हम पता करके √2a कह रहे हैं, ये साइड a है, ये साइड a है, ये राइट एंगल यहाँ पर बन रहा, तो ऑब्वियसली ये जो डायगोनल होगा ये होगा √2a। अब देखें यहाँ पर ये अगर √2a हुआ और ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड अगर a हुआ और यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ये राइट ट्रायंगल है, ये जो राइट ट्रायंगल है इसका एक साइड a है और नीचे वाला जो साइड है √2a है, जो कि ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है। तो फिर कैलकुलेट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये जो डायगोनल मिलेगा या हाइपोटेन्यूज कहेंगे इस केस में, ये √3a के बराबर होगा। इसका मतलब जो 4r है उसी को हम कहेंगे √3a। जो डायगोनल है क्यूब का डायगोनल, जो कि r के टर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये हो रहा है 4r, उसी को हम अगर a के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम कहेंगे √3a। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 4r है दैट इज इक्वल टू √3a। सो 4r या √3a पहले लिख देता हूँ, √3a इज इक्वल टू 4r, तो a इज इक्वल टू 4/√3r। अब a के जगह पे वही वाला वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले न्यूमरेटर लिखते हैं 2 × 4, और ये जो न्यूमरेटर में यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उस 3 को यहाँ पर लिख देते हैं इंटू पाई इंटू r क्यूब।
और यहाँ पर a के जगह पे r या 4 डिवाइडेड बाई रूट 3r, सो इस a के जगह पे 4 डिवाइडेड बाई रूट 3r उसका क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 और रूट 3 का क्यूब जो कि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आएगा उसे हम न्यूमरेटर में भेज सकते हैं। सो रूट 3 का क्यूब हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, सो 3 इंटू रूट 3। अब यहाँ से देखिए ये जो r है इसका भी क्यूब होगा, सो इंटू r क्यूब, और यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे इस r क्यूब को, इस r क्यूब को, और साथ ही साथ यहाँ 4 और 4 ये कैंसिल हुआ, 3 और 3 ये कैंसिल हुआ, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे हम, सो दैट इज इक्वल टू रूट 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इज 8। इसे अगर कैलकुलेट किया जाए तो हमें मिलता है 0.68 के आसपास। मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एक में से 0.68 भाग एटम के हिस्से से भरा हुआ है। परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, सो 68%। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 68% पैकिंग एफिशिएंसी होता है। जबकि हमने ये देखा कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है इसका एफिशिएंसी 74% है, और जो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है इसका एफिशिएंसी मात्र 52.4% है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो पैकिंग एफिशिएंसी है इन तीन केसेस में सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का, जो कि इन तीन केसेस में मैक्सिमम है। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है इसका एफिशिएंसी इतना कम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आप गौर से देखें जो एटम्स पैक्ड होता है वो किस तरह से पैक्ड होता है। ऐसे जो एटम्स हैं ये ठीक ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सिंगल लेयर है, इस सिंगल लेयर के ऊपर से हम देख रहे हैं, इस सिंगल लेयर के ठीक ऊपर दूसरा लेयर होता है। जबकि अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा सा खिसका के इस तरह से अगर रखें तो फिर जो गैप्स है वो गैप्स भर जाता है। इसका मतलब ऐसे केसेस में जहाँ पर गैप्स भरा जाता है ऐसे केसेस में पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, क्योंकि ऐसा करने से देखिए ये थोड़ा नीचे चला जाएगा ऊपर वाला लेयर। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एटम हम रख सकते हैं। अगर किसी जगह पे इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ रहे और काफ़ी जगह रहे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का स्ट्रक्चर हम कैसे वहाँ पर रख सकते हैं अगर हम इन गैप्स को भरते हुए रखें तो। इसीलिए इस केस में जो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है इस केस में जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है ये पैकिंग एफिशिएंसी सबसे कम होता है, जबकि बाकी केसेस में पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाता है। वैसे जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल सिर्फ इन तीन तरह का ही नहीं होता है, और भी यूनिट सेल अलग अलग तरीके का यूनिट सेल होता है या क्रिस्टल लैटिस होता है। तो उन सब के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानने के लिए आपको बोवेई लैटिस के बारे में जानना होगा। सो वो जो बोवेई लैटिस है हम जब लिखते हैं ऐसे बोवेई लैटिस, बोवेई लैटिस का वीडियो अवेलेबल है इस चैनल पे, तो वहाँ क्लिक करके इस स्क्रीन में दिखेगा आपको लिंक, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हो सके तो इस बार मैं इस वीडियो को मैं रिपीट फिर से बना दूँगा, मैं कोशिश करूँगा। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।